Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. If I am talking about myself, I am also great. So actually last class I skipped some point in section 11 which I am going to cover first. Okay. So let's see. क्या लिखा है कंडीशंस फॉर एग्जामिशन और उसकी कुछ और कंडीशन है जो अगर फुलफिल कर देती है क्या ट्रस्ट तो उसे क्या मिल जाएगी एग्जामिशन मिल जाएगी। ठीक है। उस इनकम को क्या है टैक्सेबल नहीं होगी वो इनकम। क्या लिखा प्रॉपर्टी मस्ट बी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। जिस प्रॉपर्टी से क्या इनकम राइज हो रही है ट्रस्ट को वो प्रॉपर्टी किस में हेल्ड होनी चाहिए अंडर ट्रस्ट के अंदर होनी चाहिए। ओके। सो पहला पॉइंट है प्रॉपर्टी मस्ट बी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। ओके। एंड दूसरा क्या पर्पज ऑफ द ट्रस्ट और क्या पर्पज क्या होना चाहिए द ट्रस्ट मस्ट बी क्रिएटेड होनली फॉर चैरिटेबल रिलीजियस एंड लॉफुल पर्पज। और उसका पर्पस क्या होना चाहिए चैरिटेबल पर्पस होना चाहिए और रिलीजियस पर्पस होना चाहिए और क्या है होनली लॉफुल पर्पस। ओके। और सर क्या लिखा रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट मस्ट भी क्या होनी चाहिए रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर सेक्शन 12AA। ओके। उसमें क्या है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स इट मींस अकाउंट्स ऑफ द ट्रस्ट मस्ट बी ऑडिटेड इफ क्या लिखा इफ इट्स इनकम एक्सीड्स एग्जम्प्टेड सीलिंग लिमिट। क्या है अकाउंट्स ऑफ क्या है अकाउंट्स ऑफ सच ट्रस्ट क्या होना चाहिए ऑडिटेड होना चाहिए कब जब उसकी क्या है एग्जम्पशन सीलिंग जो लिमिट होती है अंडर ट्रस्ट वो क्या हो जाती है उसको क्रॉस करती है इन दैट केस। और उसमें क्या है बिफोर क्लेमिंग एग्जम्पशन क्लेमिंग एग्जम्पशन क्लेम करने से पहले उसकी इनकम क्या हो जाती है एग्जम्पशन सीलिंग लिमिट को क्रॉस कर जाती है। इन दैट केस क्या है सच ट्रस्ट मस्ट बी ऑडिटेड। ओके। और क्या लिखा सच ऑडिट रिपोर्ट अपलोडेड 1 month प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फिलिंग रिटर्न। अब क्या लिखा सच ऑडिट रिपोर्ट क्या है अपलोडेड होना चाहिए 1 month बिफोर प्रायर ऑफ द ड्यू डेट ऑफ फिलिंग रिटर्न के फिलिंग करने से पहले 1 महीने पहले क्या होनी चाहिए वो ऑडिट रिपोर्ट क्या होनी चाहिए अपलोडेड होनी चाहिए। ओके। और उसके बाद क्या लिखा एप्लीकेशन ऑफ मनी। एप्लीकेशन ऑफ मनी मीन्स इनकम मस्ट बी अप्लाइड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रस्ट। और वो जो एप्लीकेशन ऑफ मनी है एप्लीकेशन मतलब जो स्पेंड करते हैं लास्ट क्लास में आई ऑलरेडी डिस्कस लाइक एप्लीकेशन मीन्स कोई कैपिटल असेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कोई लोन पे कर दिया है जो लोन जिससे क्या है ट्रस्ट ने क्या ली हुई है लोन से जिस लोन से क्या ली थी ट्रस्ट ने कोई असेट्स परचेज की है कैपिटल नेचर की। ओके। तो उसका रिपेमेंट होना चाहिए तो क्या उसका एप्लीकेशन मनी का इनकम मस्ट बी अप्लाइड फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रस्ट के पर्पस से ही उसे अप्लाइड करना है। ओके। और क्या लिखा इनकम टैक्स रिटर्न। और क्या लिखा इनकम टैक्स रिटर्न फर्निश्ड अंडर सेक्शन इनकम टैक्स रिटर्न फर्निश होनी चाहिए 139 क्लाउज 4A विद इन ड्यू डेट ऑफ फिलिंग रिटर्न फिलिंग की ड्यू डेट से पहले क्या होना चाहिए उसकी रिटर्न फिलिंग होनी चाहिए टेस्ट की अंडर सेक्शन कितना 139 क्लाउज 4A। ओके। तो ये क्या थी ये और एग्जाम्पशन थी जिन्हें क्या फुलफिल करना है। ठीक है। और अगर ये एग्जाम्पशन को फुलफिल कर लेते हैं तो क्या ट्रस्ट की जो इनकम है उससे क्या मिल जाएगी एग्जाम्पशन मिल जाएगी। ओके। और उसके बाद क्या एडिशनल कंडीशन है। एडिशनल कंडीशन क्या है एडिशनल कंडीशन फॉर चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए क्या एडिशनल कंडीशन क्या लिखा है चैरिटेबल ट्रस्ट क्रिएटेड ऑन और आफ्टर। अगर क्या चैरिटेबल ट्रस्ट क्रिएट होती कब ऑन और आफ्टर कब 1 अप्रैल 1962। 1 अप्रैल 1962 के बाद या उसी टाइम क्या होती है ट्रस्ट क्रिएट की जाती है तो उसके लिए क्या है फॉलोइंग स्पेसिफाइड द फर्दर कंडीशंस। और उसके लिए कुछ और कंडीशंस है जो क्या करनी है उसे सेटिस्फाई करना है कब जब चैरिटेबल पर्पस क्या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट क्रिएट कब होती है 1 अप्रैल 1962 और आफ्टर या उसी दिन होती है उसके बाद होती है। ठीक है। तो उसे क्या फॉलोइंग कंडीशन को क्या करना है सेटिस्फाई करना है। क्या लिखा इट शुड नॉट बी क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ ओनली पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी एंड कास्ट। ये ट्रस्ट क्या है किसके पर्पस से नहीं होनी चाहिए किसी एक के बेनिफिट के पर्पस से नहीं होनी चाहिए लाइक रिलीजियस कम्युनिटी और ओनली फॉर एनी कास्ट के लिए। ठीक है। और दूसरा क्या है नो पार्ट ऑफ इट्स इनकम शुड बी अप्लाइड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द सेटलर और द अदर स्पेसिफाइड पर्पस।
जो इसकी पार्ट ऑफ इनकम है, जो इसकी जिसमें इसकी इनकम है वो क्या है, उसका डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली कोई अदर स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिस पर्पस के लिए ये क्या की गई है, चैरिटेबल ट्रस्ट क्रिएट की गई है, सिर्फ उसी के पर्पस के लिए क्या होना चाहिए, उस अमाउंट को, उस इनकम को क्या करना है, यूज करना है, अप्लाइड करना है। ठीक है, उसका क्या, इट्स प्रॉपर्टी शुड बी हेल्ड, इट्स प्रॉपर्टी शुड बी हेल्ड होनली फॉर चैरिटेबल पर्पस। और इसकी प्रॉपर्टी किसके पर्पस से हेल्ड होनी चाहिए, चैरिटेबल पर्पस की से ही क्या इसकी प्रॉपर्टी को हेल्ड रखना है। ओके, प्रॉपर्टी शुड बी हेल्ड होनली फॉर चैरिटेबल पर्पस, चैरिटेबल पर्पस के लिए क्या होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी हेल्ड होनी चाहिए। एंड ऑल्सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट, जो भी चैरिटेबल की इनकम है वो कहां पर, इंडिया में ही स्पेंड होनी चाहिए, नॉट एनी अदर आउटसाइड इंडिया। ओके, जितनी भी उसकी चैरिटेबल की इनकम क्या होती है, रिसीव होती है, उसे इंडिया के अंदर ही क्या होना चाहिए, अप्लाइड किया जाना चाहिए, उसे यूज किया जाना चाहिए, उसे आउटसाइड इंडिया में कहीं भी नहीं यूज करना है। ठीक है, अगर आउटसाइड इंडिया यूज करते हैं तो उसकी क्या है, वो इनकम मानी जाएगी, जितनी भी वो अमाउंट को क्या करता है, आउटसाइड इंडिया में स्पेंड करता है। ओके, तो ये कुछ कंडीशन थी, और इन्हें क्या करना, वीडियो पॉज करो, इसको लिख लो। ठीक है, इसके बाद कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा, लिखो। So now I am going to cover a question that is related to advancement of general public utility. Okay, एक्चुअली लास्ट क्लास में मैंने क्या समझाया था, जब क्या चैरिटेबल मीन्स, चैरिटेबल की मीनिंग को क्या करते, रीड करते, सेक्शन 2 सबसेक्शन 15। ओके, तो इसमें क्या था, जनरल पब्लिक यूटिलिटी, एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। इसमें क्या था, इसमें अगर कोई संस्था या ट्रस्ट एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए क्या है, क्रिएट की जाती है, तो उसे क्या है, वो कोई भी ट्रेड, कॉमर्स या बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकती है। ओके, और उसमें क्या था, अगर क्या करती है, कोई बिजनेस और क्या है, ट्रेड कॉमर्स करती है, तो उसकी कुछ कंडीशन है। उसकी एक कंडीशन थी क्या, अगर उसकी रिसीप्ट 20 बिजनेस, जो उसकी बिजनेस की रिसीप्ट है कितने, 20% से कम है या अप टू 20% है, तो उसका जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, ट्रस्टी रहेगा, वो अपना जो स्टेटस है वो लूज नहीं करेगी। कब, जब उसकी 20% से कब है, अप टू 20% ऑफ टोटल रिसीप्ट, टोटल जितनी भी रिसीप्ट है उस किसकी, ट्रस्ट की, तो उसकी 20% से कितना है, अप टू 20% होना चाहिए। अगर 20% से ऊपर हुआ सच रिसीप्ट, ओके, तो क्या हो जाएगी, उसका स्टेटस विड्रॉ हो जाएगा, वो चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं रहेगी। उसी ईयर के लिए, जिस ईयर में वो कंडीशन ब्रेक करता है या करती है वो ट्रस्ट। ठीक है, सो इसमें देखो क्या है, और क्या था उसमें, सीवीडीटी में क्या और मेंशन कर रखा है, उसका जो क्या है, रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल नहीं होगा, ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सीडिंग देयर लिमिट और 20%। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जो चैरिटेबल की क्या है, रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, नहीं, सिर्फ उसकी उस ईयर की जो इनकम है उससे क्या है, अलाउ एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, उससे क्या इनकम्प्लीट किया जाएगा उस ईयर में। ठीक है, जो जितने भी उसकी क्या है एग्जेम्पशन अवेल थी वो सारी क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी, तो उससे क्या नहीं मिलेगी, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसमें ये था एडवांसमेंट में। अब इसमें एक क्वेश्चन भी है जो सीए फाइनल का है, जो मैं अब कराने जा रहा हूं। देखो कैसे है, ये सीए फाइनल का क्वेश्चन नंबर 4 है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो देखो क्या लिखा, एन इंस्टीट्यूशन हैविंग इट्स मेन ऑब्जेक्ट एज एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। एक क्या इंस्टीट्यूशन है, उसका एडवांस क्या है, उसका ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, रिसीव्ड कितना, इसमें 30 लाख इन एग्रीगेट ड्यूरिंग द प्रीवियस 21-22 में से एग्रीगेट 30 लाख रुपीज रिसीव हुआ है फ्रॉम एक्टिविटी इन द नेचर ऑफ ट्रेड। और उसका नेचर क्या है, ट्रेड, लिख लेते हैं इसे। देखो
नेचर ऑफ ट्रेड, और उसकी रिसीप्ट कितनी है ट्रेड की 30 लाख। ओके 30 लाख। अब देखो उसके बाद क्या लिखा है इसमें, द टोटल रिसीप्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग डोनेशन वाज, उसकी टोटल रिसीप्ट कितनी है, उसमें इंक्लूड क्या है डोनेशन कितनी है 140 लाख। इट्स अप्लाइड ऑफ इट्स टोटल रिसीप्ट फ्रॉम सच एक्टिविटी ड्यूरिंग द सेम ईयर फॉर इट्स मेन ऑब्जेक्ट, और उसकी क्या है टोटल रिसीप्ट फ्रॉम सच एक्टिविटी, और किसके लिए उसे अप्लाइड किया गया मैन ऑब्जेक्ट के लिए, और क्या लिखा एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, और क्या एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए जो भी उसका ऑब्जेक्ट था उसमें क्या कर दिया 85% यूटिलाइज कर दिया है। अब देखो क्या लिखा है इसमें, और टोटल रिसीप्ट कितनी है, टोटल रिसीप्ट है 140 लाख। ठीक है 140 लाख। अब इसी में इंक्लूड है ये वाला भी 130 लाख। ठीक है इसी में किसमें इंक्लूड है ये वाला इसमें इंक्लूड है 140 लाख में। अब देखो पहले सिचुएशन का इसमें नंबर 1 पॉइंट चलेगा, बट व्हाट वुड बी द टैक्स consequence of such receipt and application there by the institution। अब इसमें क्या है, इसका consequence क्या है अकॉर्डिंग टू टैक्स बताना है, उसके रिसीप्ट और एप्लीकेशन। इसमें तुम्हें क्या है ये एक केस स्टडी की तरह है क्वेश्चन, इसमें आपको प्रॉपर बताना है। ठीक है अब देखो क्या है इसमें, पहले पॉइंट में देखो क्या लिखा है, और इसका क्या था अगर बिजनेस की रिसीप्ट कितनी है 20% से ज्यादा है तो वो क्या कर लेगी, वो उस ट्रस्ट का जो स्टेटस है वो भी लूज हो जाएगा और उसे एग्जाम्पशन भी नहीं मिलेगी उस ईयर में। ठीक सो अब देखो क्या इसमें पहले परसेंटेज निकाल लेते हैं, कितना है 30/140 इंटू में 100 करो, जो कितना आ रहा है 30/140। ओके मतलब टोटल रिसीव का कितना होना चाहिए 140, मतलब 140 किसका 20%। अब तो इतना होना, अगर इतना हो गया इससे ज्यादा है तो इसका क्या हो जाएगा स्टेटस लूज हो जाएगा। 140 इंटू में 20% कितना बन रहा है 28 लाख। बट एक्चुअल रिसीव 30 लाख। तो अब इसमें देखो कंडीशन को ओवररूल कर दिया ना, कंडीशन क्या होगी ब्रेक हो गई। अब इसमें क्या है, अब इसमें तुम्हें प्रॉपर लिखना है, पहले क्या लिखना है उसका प्रोविजन लिखना है, क्या एडवांसमेंट में क्या कंडीशन है पूरी वो कंडीशन लिखनी है, फिर उसके बाद बताना है तुम्हें कैलकुलेट करके भी बताना है क्या कि उसकी जो एक्चुअल रिसीव कितनी है 30 लाख है, लेकिन कितनी होनी चाहिए अप टू 20 लाख तक रिसीव होनी चाहिए। अब ये क्या करी इसको इसकी लिमिट को क्रॉस कर दिया 20% से, तो इसमें क्या है अब उस ईयर के लिए क्या है चैरिटेबल ट्रस्ट का क्या हो जाएगा स्टेटस लूज हो जाएगा, मतलब उस ईयर के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट का स्टेटस नहीं रहेगा, उस ईयर का चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं मानी जाएगी। और इसमें जो एग्जाम्पशंस है वो क्या एग्जाम्पशन भी क्या हो जाएगी विड्रॉ हो जाएगी, और उसकी इनकम क्या हो जाएगी टैक्सेबल हो जाएगी सारी। ओके तो ये सब कुछ तुम्हें लिखना है पॉइंट 1 में, क्योंकि इसमें क्या 20% से कितना ज्यादा क्रॉस करेंगे ना 30 लाख, तो इसकी लिमिट को क्या कर दिया ब्रेक कर दिया है, तो इन दैट केस क्या उसका जो स्टेटस है वो क्या हो जाएगा लूज हो जाएगा एज ए ट्रस्ट। अब ट्रस्ट नहीं रहेगी उसी ईयर के लिए जिस ईयर में उसकी लिमिट क्या करती क्रॉस करती, सिर्फ उसी ईयर के लिए होता है इसमें। ठीक है अब ये नहीं कि हमेशा के लिए हो जाएगा, नहीं सिर्फ उसी ईयर में जिस ईयर में उसकी इनकम क्या है 20% से ज्यादा रिसीव होती है तब। ओके ठीक है सो पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट में देखो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा वुड योर आंसर बी डिफरेंट, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द इंस्टीट्यूशन टोटल रिसीव्ड had been 150 lakh इंस्टेड ऑफ 140। अब क्या लिखा वुड योर आंसर डिफरेंट इफ द इंस्टीट्यूशन टोटल इनकम क्या है रिसीव्ड टोटल रिसीव्ड had been कितनी 150 लाख
इंस्टीड ऑफ 140 लाख। अब इसका मतलब क्या है, अगर उसकी क्या आंसर क्या होगा, अगर इंस्टीट्यूशन की रिसिप्ट से 150 लाख हो जाती है इंस्टीड ऑफ 140 लाख, ठीक है। इसमें क्या बताना है, ड्यूरिंग द ईयर 21-22, उसी ईयर में बताना है। अब देखो इसमें भी वही पहले निकालते हैं, पहले चेक करते हैं 20% तक है या 20% से ज्यादा है। इसका निकाल 20% 30 आएगा, 30 है। और रिसीव्ड भी कितनी हुई है, एक्चुअल रिसीव्ड कितनी है, 30 है। अब ये क्या है, अप टू लिमिट है, अप टू लिमिट। तो अब इसमें अप टू लिमिट हो गया ना, मतलब उस कंडीशन को क्या है, उस 20% वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दिया इसमें। तो अब इसमें क्या है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन सेकेंड केस में। उसे क्या बेनिफिट मिलेगा, एग्जम्पशन का भी बेनिफिट मिलेगा, और उसका जो चैरिटेबल स्टेटस है वो भी कैरी ऑन रहेगा इस इन दिस केस, क्योंकि उसकी जो लिमिट है वो अप टू लिमिट तक है। अब देखो इसमें उसकी इनकम अप टू कितनी है, ट्रेड की 20% तक ही है, उसको क्रॉस ही नहीं किया है 20% को, मतलब सेटिस्फाई कर लिया ना। तो इस केस में क्या है, ना तो स्टेटस लूज होगा उसका, और ना ही क्या होगा उसका एग्जम्पशन की कोई क्या होगी, एग्जम्पशन की उसे बेनिफिट मिलेगी, उसकी एग्जम्पशन विड्रॉ नहीं होगी, ठीक है। तो पॉइंट 2 भी कवर हो गया इसमें, ठीक है। सो अब तीसरे पॉइंट में देखो, तीसरे पॉइंट में क्या देखो, व्हाट वुड योर आंसर इफ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज रिलीफ ऑफ द पुअर and the institution received 30 lakh from the trading activity when its total received 140 lakh applied 85% of set received for the main object, ठीक है। इसमें क्या है, अगर क्या होता है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है इसका, रिलीफ ऑफ पुअर का है। इन दैट केस बिजनेस सिर्फ 30 लाख है। हम जब मैंने कराया था मीनिंग ऑफ ट्रस्ट, मीनिंग ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, तो उसमें क्या था, इसमें कही था रिलीफ ऑफ पुअर में इतनी, अगर ट्रेड नहीं करता है, अगर ट्रेड करता है तो उसकी ये लिमिट है, कुछ भी नहीं था उसमें, ऐसा कुछ बताया था, नहीं बताया था। तो इसमें क्या, अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है रिलीफ ऑफ द पुअर। अब इस केस में क्या, रिलीफ ऑफ द पुअर में अब इसमें इसकी इनकम कितनी भी बिजनेस की हो जाए कोई मतलब नहीं है, उसे 100% क्या मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगी, ना तो उसका स्टेटस लूज होगा, क्योंकि ये सिर्फ किसके लिए था, 20% वाला एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए था, ठीक है, वो 20%। रिलीफ ऑफ पुअर में जो कि कोई सा भी बिजनेस करे उससे कोई डेमेज, जब एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए क्या करते हैं, कोई इन दैट केस अगर कोई बिजनेस का क्या करता है, बिजनेस और ट्रेड कॉमर्स करता है, तो उस केस के लिए सिर्फ लिमिट है ये 20% वाली। और अदर कोई अदर ऑब्जेक्ट है, रिलीफ ऑफ पुअर हो गया, एनी अदर हो गया, एजुकेशन का हो गया, तो कोई मैटर नहीं करता उसकी कितनी भी बिजनेस की इनकम हो, ठीक है, उसे एग्जम्पशन मिलेगी, ना तो स्टेटस लूज होगा उसका, ठीक है। तो सारा कुछ स्टेटमेंट उसमें लिखनी है जब क्वेश्चन में आता है तब, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये सीए फाइनल का स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये अमेंडमेंट का है क्वेश्चन नंबर, कौन सा अमेंडमेंट का ये क्वेश्चन, ठीक है, जो लास्ट क्लास में मैंने कवर किया था। देखो क्या लिखा है इसमें, XYZ क्या है, चैरिटेबल ट्रस्ट इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB of the Income Tax Act. During the financial year 21-22, the trust received a corpus donation. During the corpus donation received किए कितने की, 25 लाख की, with the specific direction that the corpus fund should be utilized for setting up science laboratory. उसका क्या है, पर्पस क्या था, उसे स्पेसिफाइड पर्पस था कि किसमें यूटिलाइज करना है उसका, दैट और क्या डायरेक्शन, दैट द कॉर्पस फंड शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर सेटिंग अप साइंस लेबोरेटरी, ओके। द ट्रस्ट इंटेंड टू सेट अप अ लैब ओनली ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 एंड यूटिलाइज द फंड ओनली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इन दिस रिगार्ड the trust want to understand whether the corporate donation are exempted under section 11 clause 1 subclause D of income tax. लैब का सेटअप कब होना चाहिए था,
2023 और 4 में, और लेकिन उसका यूटिलाइज कब कर लिया है? 21 और 22 के अंदर ही कर लिया है। ठीक है, तो इसमें क्या मैंने समझाया था और इसकी एग्जाम्पल भी बताई थी कि जिस पर्पस के लिए क्या है फंड कॉर्पोरेट डोनेशन रिसीव हुआ है, सिर्फ उसी पर्पस के लिए क्या होना चाहिए? यूटिलाइज होना चाहिए। ठीक है, और इसमें स्पेसिफाइड कर दिया गया डायरेक्शन और डेट भी, सॉरी ईयर भी, कि किस ईयर में से यूटिलाइज करना था। इसे करना था 23-24 में। ठीक है, लेकिन इसमें यूटिलाइज कब कर लिया है? 21-22 में कर लिया है। तो इसमें क्या है, क्या बताना है इसे? इसमें बताना है कि whether this exemption is allowed अंडर सेक्शन 11 क्लाउड 1 सब क्लाउड डी के अंदर अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो इसमें एक सजेस्ट करना है, क्या 21-22 में इसकी क्या है जो एग्जाम्पशन अवेलेबल होगी कॉर्पोरेट डोनेशन की? होगी। अगर होगी तो यस, क्यों होगी? अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी? ओके, अब इसमें देखो क्या बताया था मैंने, अगर कोई डोनेशन कॉर्पोरेट डोनेशन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए डोनेट होती है, रिसीव होती है, isn't it? और उसका यूज किसी और अदर पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो अदर पर्पस के लिए अगर यूज किया तो उसे उसी ईयर में अप्लाइड माना जाएगा जिस ईयर में उसे क्या कर दिया जाएगा? इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। किसमें? सेक्शन 11 क्लाउज 5 में इन्वेस्ट कर दिया जाए, या तो इन्वेस्ट करने, या तो क्या है इन्वेस्ट ना करके सेटबैक उसी में वापस रीबैक कर दिया जाए, डिपॉजिटेड कर दिया जाए। अगर दोबारा क्या डिपॉजिट कर देते हैं तो जिस ईयर में डिपॉजिट किया है उसी ईयर में उसे अप्लाइड माना जाएगा। तो इसमें ये बताना है। तो पहले वो पूरी क्या लिखनी है, जो अमेंडमेंट हुई थी वो सारी पूरी लाइन लिखनी है उसकी, जो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस की थी इसी क्वेश्चन में। ठीक है, और उसमें ये बताना है क्यों इस 21 और 22 में क्यों नहीं उसे क्या माना जाएगा? अप्लाइड नहीं माना जाएगा, उसे एग्जाम्पशन क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि इसमें स्पेसिफिक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि उसका यूटिलाइज कब होगा? सिर्फ 23-24 में ही हो पाएगा। अगर उसी में यूटिलाइज करना था, लेकिन उसका यूटिलाइज कब कर दिया है? 21 और 22 के अंदर कर दिया है। तो ये क्या कर दिया है? उसको ओवरराइड कर दिया प्रोविजन को जो अमेंडमेंट हुई थी। तो इसके लिए क्या है, ये दिस इनकम इस क्या हो जाएगी? दिस इनकम इज नॉट अलाउड एज ए एग्जाम्पशन इन असेसमेंट ईयर 22-23। ओके, तो ये आपको प्रोविजन में लिखना है क्या है कि इसकी जो डोनेशन कॉर्पोरेट डोनेशन की इनकम है इस साल क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी, टैक्सेबल होगी। और जब जिस ईयर में क्या हो जाएगी? सच डोनेशन को इन्वेस्ट कर देते हैं और क्या करते हैं? डिपॉजिटेड कर देते हैं, तो उस ईयर में क्या मान जाएगी? अप्लाइड उस ईयर में मानी जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा एक्चुअल क्या करना है? एग्जैक्ट प्रोविजन लिखना है आपको। पहले अमेंडमेंट लिखनी है पूरी A to Z, जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, उसके बाद इसके बारे में बताना है। ठीक है, और क्या है? कॉर्पोरेट डोनेशन क्या मानी जाएगी? एज ए इनकम मानी जाएगी। किसकी? XYZ चैरिटेबल ट्रस्ट की। ठीक है, और वो ट्रस्ट की इनकम मानी जाएगी तो क्या होगी? वो टैक्सेबल होगी उस ईयर में। ठीक है, तो ये इतना ही था इसमें। ओके, अब इसके बाद एक क्वेश्चन कराऊंगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं टोटल इनकम का। टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, देखो क्या है, ये सीएमए फाइनल का है, सीएमए फाइनल का है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, एग्जांपल इलस्ट्रेशन नंबर क्या लिखा? कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ द ट्रस्ट असेसमेंट ईयर 22-23 की। ठीक है, क्या है? केस 1, केस 2, केस 3 क्या लिखा? इनकम अदर देन वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन। इनकम है अदर देन वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी है? 4 लाख, 5 लाख, 15 लाख। और इसमें क्या वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? 1 लाख है, 80,000 है, 2 लाख है। उसमें क्या? कॉर्पस फंड रिसीव, कॉर्पस फंड रिसीव कितनी हुई है? 2 लाख एंड 1.5 लाख एंड 5 लाख। और क्या है? इनकम अप्लाइड, और इनकम कितनी अप्लाइड हुई है? फॉर द पर्पस ऑफ सच पर्पस, चैरिटेबल पर्पस के पर्पस से कितनी? 4,25,000, 4,93,000 और 2 लाख। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? क्या निकालना है इसके अंदर? इसकी टोटल इनकम कंप्यूट करनी है तीनों केसेस में। ठीक है, तो पहले करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ ट्रस्ट फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23। देखो
केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है। पर्टिकुलर, अब क्या लिखा है, इनकम अदर देन वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन, इनकम अदर देन वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन, ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है इसमें, इसमें 4 लाख, ठीक है। और क्या 5 लाख, तीनों केस में लिख लेते हैं एक साथ, तो इसमें 15 लाख, ठीक। अब देखो वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर क्वेश्चन में वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो टोटल वो क्या है, वो टैक्सेबल होती है वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन, तो उसे क्या करेंगे, उसे ऐड करेंगे, ठीक है, टोटल इनकम के लिए, ये ध्यान रखना है। कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी है, 1 लाख और 1 लाख के बाद 8 लाख, 80,000 सॉरी, और इसका क्या है 20,000, 2 लाख सॉरी, 2 लाख, 2 लाख। अब क्या करेंगे, इसे ऐड कर दो। अब इसमें जब कॉर्पस फंड रिसीव, कॉर्पस फंड भी दीजिए, क्या बोला था, कॉर्पस फंड 100% एग्जेम्प्ट है, ठीक है। और क्या था, और उसमें और अभी क्या ये एक नई अमेंडमेंट हुई है, क्या अगर कोई कॉर्पस फंड क्या कर लेते हैं, इसमें विड्रॉ किया है और उस विड्रॉ किया जिस ईयर विड्रॉ किया और उसे अप्लाई कर दिया, उस ईयर उसे एग्जेम्प्ट नहीं मानेंगे, ठीक है। और अदरवाइज कॉर्पस फंड क्या है, 100% एग्जेम्प्टेड है, और कॉर्पस फंड का एग्जेम्पशन उसी साल मिलेगा जिस साल के कहते री इन्वेस्ट कर देना है, री इन्वेस्ट कर दिया या क्या कहते हैं री डिपोजिट कर दिया, ओके। तो यहाँ पर ऐसा कुछ क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो क्या मानेंगे इसे मानेंगे 100% एग्जेम्प्ट मानेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन साइलेंट रहता है उस केस में, और तुम्हें नोट्स भी लिख के आना है क्या कि कॉर्पोरेट डोनेशन इज 100% एग्जेम्प्ट, ओके। अब क्या देखो, अब ये क्या आ गया, टोटल रिसीव्स कर लो, रिसीव्स कितना हो जाएगा, 5 लाख, ठीक है, ठीक। अब इसका कितना आएगा, 5,80,000, और इसका आएगा 17 लाख। अब इसमें से लेस कितना करते हैं, फ्री एक्यूमुलेशन, लेस फ्री एक्यूमुलेशन, फ्री एक्यूमुलेशन कितना है, 8,15%, ठीक। वेयर इज कैलकुलेटर, देखो इसका 15% कितना होगा, 75,000, ठीक है, और 87,000, और इसका 17 लाख, 2,25,000, ठीक है। ये कितना है, 2,25,000, ठीक है। अब क्या कर दो, हम जो निकल जाएगा वो क्या होगा, बैलेंस, बैलेंस 5 लाख, इसका 75,000, क्या है 4,25,000, ठीक है। अब इसमें कितना आएगा, 5,80,000 माइनस में 87,000, 4,93,000, ओके। अब इसके किसमें देखो,
17 लाख माइनस में 2,25,000, 14,75,000। ठीक है, अब यूटिलाइज कितना क्या है, अप्लाइड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट का पर्पस से कितना अप्लाइड किया है, अप्लाइड ऑफ कितना है 4,25,000, और इसमें कितना है 4,93,000, और इसमें कितना किया है 2 लाख। देन अब देखो जो बैलेंस बच के आएगा वो क्या होगा, टोटल इनकम। ठीक है, अब इसमें देखो 4,25,000 था बैलेंस और 4,25,000 यूटिलाइज कर दिया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर नील, और यहाँ पर 4,93,000 था और कितना कितना कर दिया 4,93,000 पूरा यूटिलाइज कर दिया है तो क्या आ जाएगा नील। ठीक है, अब उसके बाद क्या है 14,75,000, उसमें से कितना यूटिलाइज किया है 2 लाख, इट मीन्स 12,75,000 क्या जाएगा टोटल इनकम। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट रखना है, जब अगर टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आए तो क्या करते हैं, ऐसे कैलकुलेट करते हैं टोटल इनकम। ठीक है, लिख लो इसे भी। अब एनोनिमस डोनेशन की बात करते हैं। एनोनिमस डोनेशन क्या होती है, अगर कोई एनोनिमस कोई क्या है वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव होता है और उसकी क्या है कोई भी आइडेंटिटी मेंटेन नहीं की गई, कोई एड्रेस रिसीव नहीं किया किसका सच कॉन्ट्रीब्यूटर का जिसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, और उसके क्या है किसके पर्पस लिए क्या है हॉस्पिटल, एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशनल, और क्या फंड एनी फंड इंस्टीट्यूशनल एजेंटेड। सो अब देखो पहले क्या लिखा है, अगर इनके लिए क्या है कोई क्या है एनोनिमस डोनेशन, एनोनिमस मतलब जिसने डोनेट किया उसकी कोई आइडेंटिटी क्या है, ना तो कोई रिकॉर्ड्स है उसके रिलेटेड, जिसने क्या किया एनोनिमस डोनेट की है, जिसने एनोनिमस डोनेशन की है उसकी ना तो कोई आइडेंटिटी है ना कोई रिकॉर्ड रखा है अपने पास रजिस्टर में, तो उसे क्या मानेंगे एनोनिमस डोनेशन। तो क्या लिखा है, एनी वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन वेयर अ पर्सन where a person receiving such contribution does not maintain a record of identity, the name and address, और क्या है ना तो रिकॉर्ड ऑफ कोई आइडेंटिटी है, द नेम है ना एड्रेस है। ठीक है, ऑफ द पर्सन मेकिंग सच कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसने क्या किया जिसने वो कॉन्ट्रीब्यूशन किया है उसका कोई भी ना तो आइडेंटिटी है ना नेम है ना कोई एड्रेस है। ठीक है, तो उसी किसमें क्या मानेंगे, उसे क्या है वही एनोनिमस डोनेशन उसी को कहते हैं। इसका सेक्शन कौन सा है 115 बीबीसी। ओके, अब इसमें क्या लिखा, एनी यूनिवर्सिटी एंड अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कोई यूनिवर्सिटी के लिए कोई अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के क्या किया गया डोनेशन किया गया है, हॉस्पिटल, एनी फंड और इंस्टीट्यूशंस, एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस। ओके, अगर इनके लिए क्या किया गया कोई डोनेशन की गई है, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूट किया गया और उससे और जिसने क्या किया है डोनेट किया है सच कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है तो और उसकी क्या है आइडेंटिटी मेंटेन नहीं की गई, ना तो कोई एड्रेस है उससे रिलेटेड, तो उसे क्या बोलते हैं वही है एनोनिमस डोनेशन। अब टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं, क्या लिखा इनकम टैक्स, और एनोनिमस डोनेशन पे कितने परसेंट टैक्स लगेगा 30%। ओके, अब इसमें क्या लिखा 30% ऑन द एनोनिमस डोनेशन, एनोनिमस MOUS एनोनिमस डोनेशन। अब क्या लिखा रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ द हायर ऑफ द फॉलोइंग, अगर इन दोनों क्या इसमें इस दोनों में से अगर फॉलोइंग में से क्या एक्सेस होता है तो उसे क्या माने क्या है वो टैक्सेबल हो जाएगी, कितने परसेंट से टैक्सेबल होगी वो 30% से। ठीक है, कितना 5% ऑफ टोटल डोनेशन, टोटल डोनेशन का कितना 5% और
और कितना वन लैख, जो भी इन दोनों में हायर होगा, विच एवर इज हायर, ठीक है, जो भी इसमें से हायर होगा उसे क्या करेंगे, उसे उसमें से माइनस कर देंगे जो वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है, और जो बैलेंस आता है उसे क्या कितने से परसेंट से कैलकुलेट करेंगे, 30% से, ठीक है। लेट्स टेक अ एग्जांपल। अब देखो, एनोनिमस डोनेशन, एनोनिमस डोनेशन कितनी है, एनोनिमस डोनेशन है 4 लाख, ठीक है, 4 लाख, और 4 लाख है अदर इनकम, अदर इनकम कितनी है, अदर इनकम है इसकी, अदर इनकम मान लो इसकी 5 लाख, ठीक, 5 लाख हो गई। और ठीक, अब देखो इसमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है टैक्स ऑन एनोनिमस डोनेशन। सिर्फ एनोनिमस डोनेशन का टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हुए निकालना है, ठीक है। सिर्फ इसमें क्या एनोनिमस डोनेशन ही कितनी है, टोटल कितनी है 4 लाख, और अदर इनकम कितनी है 5 लाख, तो क्या बोले टोटल डोनेशन का 5% होना चाहिए, तो इसी को क्या मानेंगे, टोटल परसेंट, टोटल क्या मानेंगे, टोटल इनकम मानेंगे। ये अदर इनकम है, ये डोनेशन में तो आएगी नहीं उसकी, ठीक है। तो जैसे कोई अगर प्रॉपर्टी से इनकम हुई है तो ये वो वाली अदर इनकम है, तो ये डोनेशन में थोड़ी ना आएगी, कोई डोनेट तो ही नहीं है उसे, ओके। तो क्या करते हैं, कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट टैक्स ऑन एनोनिमस डोनेशन, ठीक है, ये आंसर है। अब देखो एनोनिमस डोनेशन कितनी है, 4 लाख। अब इसी को क्या मानेंगे, टोटल डोनेशन। तो एग्जाम्पल हायर ऑफ द फॉलोइंग, हायर लेस हायर ऑफ द फॉलोइंग, हायर ऑफ द फॉलोइंग कितना, 5% ऑफ 4 लाख, क्योंकि इसी को टोटल डोनेशन ही मान लेंगे, कोई अदर डोनेशन तो रिसीव हुई नहीं है। अगर कोई अदर डोनेशन रिसीव होती है तो उसे भी एडवेट कर लेते हैं, ठीक है। और एडवेट करने के बाद कितनी आती है, उसी को इसका 5% लेते हैं, इसका 5% करो कितना आएगा, 20,000 और 1 लाख, इन दोनों में से हायर कितना है, हायर है 1 लाख, तो क्या हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। 1 लाख इसमें कर दो माइनस, अब ये क्या हो गई, टैक्सेबल, एनोनिमस डोनेशन क्या हो गई, टैक्सेबल, टैक्सेबल एनोनिमस डोनेशन, ठीक। अब इसमें कितना निकालना है, 30%, 30% कितना होगा, 90,000, टैक्स ऑन एनोनिमस डोनेशन, एनोनिमस डोनेशन टैक्स कितना है, 30%, 3 लाख का कर दो 90,000, ठीक है। ये टैक्स आ गया ना, टैक्स आ गया इस पर, इसका 30%, ठीक है। और इसी में ऐड कर दो, ऐड क्या करते हैं, अब ये ऐड नहीं करना है, ठीक है। इसे कंटिन्यू करके इसे पूरे कर लेते हैं क्वेश्चन को।
ये वीडियो पॉज करके पहले वाला लिख लेना, ठीक है, जो मैंने क्या करते हैं रफ कर दिया उसे लिख लेना। अभी पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, टैक्स ऑन एनोनिमस डोनेशन पर है टैक्स, ठीक है। अब कौन सी बनती है, अदर इनकम, ठीक है। टैक्स निकालते हैं इसके ऊपर, टैक्स ऑन अदर इनकम। अदर इनकम कितनी है, 5 लाख। अब ध्यान से सुनो, इसकी एग्जाम्पशन यहाँ पर कितनी मिली थी, 1 लाख की मिली थी ना। एग्जाम्पशन कितनी मिली है, 1 लाख की। अब वो 1 लाख को जो डोनेशन क्या मिली, एग्जाम्पशन मिली है एनोनिमस डोनेशन, किसमें, एनोनिमस डोनेशन के टाइम, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन एनोनिमस डोनेशन। उस टाइम में जो एग्जाम्पशन मिली थी, जितनी की भी हो, उसे जब हम क्या करते हैं, टोटल किसमें, अदर इनकम में क्या करते हैं, उसे एड बैक कर देते हैं उसे उसका, ठीक है। यहां तो मिल गया उसे एग्जाम्पशन, लेकिन उसको क्या है, जब अदर इनकम की जब टैक्स निकालेंगे टेस्ट की, तो उसमें उसे एड बैक करना है। वहां पर नॉर्मल उस जो एग्जाम्पशन मिली है उसे नॉर्मल टैक्स रेट से क्या करेंगे, टैक्सेबल करेंगे। ओके, ये ध्यान रखना, नॉर्मल टैक्स रेट से जितनी की एग्जाम्पशन मिली है एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एनोनिमस टैक्स ऑन एनोनिमस डोनेशन, जितनी भी उसमें एग्जाम्पशन मिली है उसे किस पर टैक्स होगी, वो नॉर्मल प्रोविजन पर, नॉर्मल टैक्स रेट से, ठीक है। तो इसकी कितनी की 1 लाख की एग्जाम्पशन मिली थी, 1 लाख की, तो इसे एड बैक कर दो। एग्जाम्पशन थी ना ये, एड बैक कर दो, ये वाली कितनी है, एनोनिमस डोनेशन एग्जाम्पशन, एग्जाम्पशन है ना। जो ध्यान से सुनना है, जो एनोनिमस डोनेशन में क्या, जो एनोनिमस डोनेशन को कैलकुलेट करते समय एग्जाम्पशन मिली थी, उस पर नॉर्मल टैक्स रेट से कैलकुलेट होगी, उस पर क्या नॉर्मल टैक्स रेट का प्रोविजन लगेगा, ये ध्यान रखना है। तो उसे ऐड कर दो, कितना हो गया, 1 लाख रुपीज, ठीक है, ठीक। और ये क्या है, इनकम अदर देन एनोनिमस डोनेशन, ठीक है। अब इसकी ये किस में जाएगा, स्लैब रेट, ये स्लैब रेट से कैलकुलेट होगी, स्लैब, इसका जो स्लैब रेट है ना उससे कैलकुलेट करेंगे इसे, ठीक है। स्लैब रेट जब क्या इसका 6 लाख है, तो अब इसको टैक्स निकाल दो, उस पर फर्स्ट 2.5 लाख पर नील रिजेक्टेड, कोई टैक्स नहीं आएगा। ऑन रेट 5 लाख पर कितना आएगा, ऑन नेक्स्ट 2.5 लाख, इस पर कितना आता है, एट द रेट 5%, तो कितना आएगा, 12,500, ठीक। अब बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बचा है कितना, 1 लाख, कितना बचा है, 5 लाख, यहाँ पर वो हो गया 5 लाख, ये टोटल कितना हो गया, 5 लाख, और बैलेंस कितना बचा, 6 लाख का 1 लाख, इस पर कितना लगेगा, 20%। पता है ना 20% क्यों लगा, पहले 2.5 लाख पे नहीं रहा, फिर दूसरे 2.5 लाख पे कितना लगता है, 5%, और रेस्ट उसके 5 से 10 पे कितना लगता है, 20%, और 10 से अबव है तो 30%। ओके, तो 20% कितना हो जाएगा इसका, 1 लाख का 20,000 कितना आ गई, 32,500। ये है टैक्स, ये बी है, ये है ए, ये पॉइंट है। अब इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर दो, टोटल टैक्स ए प्लस बी कर दो 32,500, और इन दोनों को ऐड कर दो, यहां पे लिख देता हूं 32,500 प्लस 90,000, 32,500 प्लस 90,000 कितना आया, 1,22,500। और इस पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे हेल्थ एंड
एजुकेशन सेस कितना परसेंट है? 4%। 1/500 का 4%, 4900, 4900 प्लस 1,22,500 क्या हो गया इतना? 1,27,400। ठीक है, ये क्या है? टोटल टैक्स पेबल आ गया ये है। ठीक है, पहले क्या निकालना है? एनोनिमस डोनेशन को, उस पर क्या टैक्स निकाल, कितना लगेगा? 30% लगेगा एनोनिमस डोनेशन। ठीक है, और उसके बाद क्या निकालेंगे? नॉर्मल टैक्स पर नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम मतलब उसकी जो अदर इनकम है, अदर इनकम, और जो डोनेशन, कौन सी एनोनिमस डोनेशन में से जो एग्जम्पशन मिली है उस पर टैक्स किस में लगेगा? नॉर्मल टैक्स रेट से लगेगा। ठीक है, तो उसमें क्या कर दिया? एनोनिमस डोनेशन जो एग्जम्पशन थी उसे एडवर्ट कर दिया। टोटल क्या आ गए? 6 लाख। अब इनकम को क्या कर दिया? अब टोटल होने का उसको स्लैब रेट, और कितना, किससे टैक्स होती है? ट्रस्ट की इनकम स्लैब रेट से, तो स्लैब रेट लगा दिया जो टैक्स आया, और उसमें से एनोनिमस डोनेशन का जो टैक्स था और नॉर्मल टैक्स था, दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद और उसमें क्या ऐड कर दिया? सेस, और सेस ऐड करने के बाद क्या कर दिया? टोटल टैक्स पेबल आ गया। ठीक है, अगर क्या करता है, और इसमें क्या है? सरचार्ज भी ऐड होगा। सरचार्ज कब होगा? जब उसको क्रॉस करते हैं उसकी लिमिट जो भी दी हुई है सरचार्ज की। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, इसे लिखो। ठीक है, पहले स्टेप 1 ये था और स्टेप 2 ये था। ठीक है, पहले इसे लिखना है। ये तो क्वेश्चन था यहाँ तक, यहाँ से ये है स्टेप 1। पहले इनके इस पर टैक्स किस पर निकालना? इन्होंने डोनेशन पर, उसके बाद अदर इनकम पर। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में एक एनोनिमस डोनेशन का पूरा क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो। अब नोट्स में देखो क्या लिखा है इसमें, 2 नंबर 2 देखना है। ठीक, क्या लिखा? बैलेंस इनकम ऑफ ट्रस्ट अदर देन रेफर्ड पॉइंट 1, मतलब जो बैलेंस ऑफ इनकम है। बैलेंस ऑफ इनकम कौन सी? बैलेंस ऑफ इनकम ये जो थी ना, ये वाली। ठीक है, ये जो बैलेंस ऑफ इनकम है उसे कैसे टैक्स करना है? शुड बी टैक्सेबल एट नॉर्मल टैक्स रेट। उसे नॉर्मल टैक्स रेट के अकॉर्डिंग क्या करना है? टैक्स लगाना उस पर। ठीक है, जैसे अभी लगाया था ना, इस पर क्या लगाया था? उसकी जो स्लैब रेट में आती है इनकम, स्लैब रेट से कैलकुलेट करते हैं, तो स्लैब रेट से क्या करते हैं? कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? अब सेकेंड पॉइंट का सब पॉइंट देखो। सब पॉइंट में क्या लिखा? एनोनिमस डोनेशन रिसीव्ड बाय होली रिलीजियस ट्रस्ट। और एनोनिमस डोनेशन रिसीव किसके द्वारा की गई? होली रिलीजियस ट्रस्ट के थ्रू, तो क्या वो टैक्सेबल नहीं होगी अंडर सेक्शन 115(b)(c) में। ठीक है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 11 और 12। उसकी टैक्सेशन किसमें होगा? 11 और 12 एज पर नॉर्मल टैक्स में होगा उसका। ठीक है, एनोनिमस डोनेशन रिसीव्ड बाय होली रिलीजियस चैरिटेबल पर्पस नॉट टैक्सेबल अंडर 115(b)(c)। और दूसरा सब पॉइंट के उसमें भी ये एनोनिमस डोनेशन किसके थ्रू होती है? होली रिलीजियस चैरिटेबल पर्पस के पर्पस से हुई है, तो टैक्सेबल नहीं होगी अंडर सेक्शन 115(b)(c) के अंडर। ठीक है, और क्या लिखा? थर्ड पॉइंट क्या? सब पॉइंट इसका टैक्सेबल अंडर 115(b)(c) if it is made specific direction that such donation should be used to education institution, medical hospital run by such trust. Okay, उसका क्या? नोट में देखो, नोट ध्यान से पढ़ना है। इफ एनोनिमस डोनेशन नॉट टैक्सेबल 115(b)(c) (b)(c) के अंडर टैक्सेबल नहीं होती, देन सच डोनेशन शैल बी टैक्सेबल एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स सब्जेक्ट टू 11 एंड 12 में। अगर एनोनिमस डोनेशन क्या है? टैक्सेबल नहीं होती अंडर सेक्शन 115(b)(c) के अंडर, तो उसे कैसे टैक्सेबल होगी? वो सच नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा उसके ऊपर एज पर सेक्शन 11 एंड 12। ओके, और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कराऊंगा, वो मैं कल कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद और जो भी प्रोविजन इसके बाकी हुए बचे हुए हैं उन्हें भी कल ही कवर करा दूंगा।
Okay. So I think it is enough for today. In next class, I will cover some more provisions related to taxable of religious and charitable trust and institution. So I think it is enough for today. If you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.